नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज काफ़ी लंबे समय बाद आप सबके बीच फिर एक नए विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग अखबार कटिंग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन, ऐतिहासिक कार्य, योग गुरु। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा रामदेव ने कहा 1835 में मैकाले ने जो पाप किया था उसे साफ करने का कार्य पतंजलि करेगा। मतलब जो शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है भारत में, उसको पतंजलि हैंडल करेगा, या पतंजलि जो है, पतंजलि के द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा उसको नया रूप दिया जाएगा। और बाबा रामदेव का कहना है कि मैकाले ने 1835 में जो कुछ किया था वो पाप था। तो सबसे पहले चर्चा का यहाँ पर यह करना ज़रूरी है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कब थी, और भारत का स्वर्णिम काल जो था वो कब था। भारत शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर कब था, किस शासन काल में था। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करना ज़रूरी है। जब भारत के हम इतिहास को खंगालते हैं, इतिहास के पन्नों पर लगी धूल को हटाते हैं, तो हम पाते हैं, आप सब नालंदा का नाम सुने होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, आप सब नाम सुने होंगे। जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 24 यूनिवर्सिटियां भारत में हुआ करती थी, वह समय सम्राट अशोक का था, वह समय मौर्यकाल था। मौर्यकालीन भारत में भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और उस समय नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के समय भारत विश्वगुरु कहलाया। उस समय भारत शैक्षिक क्षेत्र में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था, या हम कह लें कि पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा सबसे बड़ा उसका प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है। आज भी पूरी दुनिया में आप देखिए तो आज भी नालंदा के नाम से, तक्षशिला के नाम से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका कोई सानी है ही नहीं, नालंदा और तक्षशिला का। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नालंदा सबसे बड़ा प्रमाण है शिक्षा के क्षेत्र में। भारत अपने शिखर पर था। अब सोचिए कि वह भारत जो शिखर पर था, वह भारत जो विश्व गुरु था, वह भारत जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो भारत धीरे धीरे बिल्कुल पतन की ओर जाने लगा। शैक्षिक स्तर भारत का गिरने लगा। भारत में ऐसा कौन सा उठापटक हुआ या सत्ता परिवर्तन हुआ? तो जब हम 1835 में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा नीति को जब हम देखते हैं, और उसके जस्ट पहले की जब हम देखते हैं, उसके पहले व्यवस्थाएं क्या थी कि भारत की जो बहुजन समाज, या हम कह लें कि जो 85% आबादी भारत की है, उस 85% आबादी को शिक्षा से वंचित करने के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था थी। और आप सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो चौथे पायदान का व्यक्ति है, चौथे वर्ण का व्यक्ति है, उसको शिक्षा की आज़ादी नहीं है। और उसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत में लगभग 85% लोग चौथे पायदान वाले लोग हैं, चौथे वर्ण के लोग हैं। तो उस चौथे वर्ण के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब जब 15% लोग ही शिक्षित रहेंगे किसी भी देश में, 85% लोग शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो वो समाज, वो देश कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? गुलामी की ओर जिएगा ही। तो मैकाले जब आए, मैकाले ने जब देखा भारत की पूरी व्यवस्था को, तो मैकाले ने छोटे छोटे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना की, भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया, और सबके लिए शिक्षा के द्वार खोले। सभी वर्ग, सभी वर्ण, सबके लिए शिक्षा के द्वार खोले। और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं कि आज हर जगह जो है बेटियां भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कमोबेश हर गाँव, हर कस्बे, हर शहर में स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिसकी बदौलत जो है पूरा हमारा देश भी, भारत भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ साक्षरता दर भी 75% के आसपास जो है पहुँच गई है। उसकी वही वजह है। अब सोचिए कि आप 1835 में मैकाले ने नई शिक्षा नीति को लागू किया, और उसके बाद जब लोग थोड़ा शिक्षित होना शुरू हुए, तो उन्हीं लोगों ने फिर, उनको लगा कि हम गुलाम हैं, उनको गुलामी का एहसास हुआ। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, वो पशु समान होता है, और पशु समान व्यक्ति को गुलामी और आज़ादी से मतलब नहीं होता है। जब लोग शिक्षित हुए, उनको लगा कि हम गुलाम हैं। लगभग 100 साल, 120 साल बाद लोगों ने देश को आज़ाद करवाया संघर्ष के बाद। अब भारत की जो सत्ता
धारी पार्टियां हैं उनको वो व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत में लोग शिक्षित हों। उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ, चूँकि अब जो शैक्षिक स्तर बढ़ गया है, 75% लोग शिक्षित हैं, अब इन लोगों को अशिक्षित तो नहीं कर सकते हैं, फिर से वो व्यवस्था तो नहीं लागू कर सकते हैं कि 85% लोग शिक्षा से वंचित रहें। अब उनका तरीका क्या है कि इस शिक्षा प्रणाली को बदल दो। शिक्षा प्रणाली को जब बदल दोगे तो लोग फिर से वही अंधविश्वास पाखंड की ओर बढ़ेंगे। और उसका एक नमूना आप सामने अखबार कटिंग में देख सकते हैं कि बुलबुल के पंख पर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे वीर सावरकर। कर्नाटक के स्कूलों में शामिल किया गया अध्याय। अब आप सोचिए कि 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया चाँद पर जा रही है, पूरी दुनिया मंगल पर जा रही है, तो भारत के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्या बैठाया जा रहा है कि एक बुलबुल छोटी सी चिड़िया होती, छोटा सा पक्षी एक बुलबुल है, और बुलबुल के ऊपर कोई भी व्यक्ति बैठ करके अंडमान निकोबार के जेल से और दिल्ली आते थे, भारत के दूसरे हिस्से में आते थे वो, वहाँ से बैठ करके। अब सोचिए कि कितनी बड़ी अवैज्ञानिक बात लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये बैठाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अब वो शिक्षा नीति, जब नई शिक्षा नीति आएगी बाबा रामदेव के नेतृत्व में जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है, उनका उद्देश्य ही वही है कि भारत के लोगों को फिर से पाखंड और अंधविश्वास की ओर लेके जाना है। अगर इनके हाथ में कलम आ भी गई है तो इनकी सोच वैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए। अगर लोग वैज्ञानिक सोच के होंगे, लोग प्रश्न करेंगे तो फिर ज़्यादा दिन तक शासन चलने वाला नहीं है उन लोगों का। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। और अभी ये सिर्फ कर्नाटक में शुरू हुआ है, अभी पूरे देश में होना बाकी है। और ये सावरकर की जो बुलबुल वाली कहानी है, इसको आप 20-50 साल अगर इसी तरह चलेगी तो उसके बाद इनको तुरंत एक अवतार घोषित कर दिया जाएगा। जो आने वाली पीढ़ी है, एक सदी बाद लोगों के दिमाग में बैठाया जाएगा कि भाई सावरकर भी एक चमत्कार थे, या हम कह सकते हैं कि एक उनका अवतार हुआ था। बुलबुल की सवारी करते थे, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सवारियां जो है, अब मैं नाम नहीं लूँगा वरना लोगों की भावनाएं आहत होंगी। तो आप देख सकते हैं, अब जब इस पर थोड़ा सा विरोध हुआ तो वहाँ से जवाब आता है श्रृंगार है, साहित्यिक श्रृंगार है। अब सोचिए कि साहित्यिक श्रृंगार के लिए इनको जो है बुलबुल की सवारी, पूरी दुनिया के लोग अगर इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे, एक क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि भारत के लोग जो है मर्सिडीज़ से नहीं चलते हैं, BMW से नहीं चलते हैं, भारत के लोग हवाई जहाज से नहीं चलते हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं चलते हैं, भारत के लोग बुलबुल से उड़ते हैं। इतना गजब की बात है, मतलब ये, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में ही है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपंग बनाने का षड्यंत्र पूरे देश में चलाया जा रहा है, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए सभी पार्टियों के द्वारा, सभी शिक्षण संस्थानों के द्वारा, और सभी प्रबुद्ध और जिम्मेदार भारत के नागरिकों के द्वारा इसका विरोध होना चाहिए। अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो इसी तरह ये इस देश को ऐसे ही अंधविश्वास की ओर, पाखंड की ओर ये लोग लेके जाएंगे, और इस देश को फिर से वहीं ला करके खड़ा कर देंगे जो मैकाले से पहले जहाँ पर खड़ा था, जहाँ पर जो शैक्षिक स्तर भारत का मैकाले के समय था, मैकाले के आने के पहले था, वहीं पर खड़ा कर देंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि मैकाले के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत है। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन इस तरह से अतार्किक चीज़ों को, अवैज्ञानिक चीज़ों को बच्चों के ऊपर थोपना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों को मानसिक गुलाम बनाना, अंधविश्वास की ओर ढकेलना बिल्कुल गलत है। और इसका हम सभी को अपने अपने स्तर से विरोध करना चाहिए। हम अगर जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं तो हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि इसका हम लोग विरोध करें। जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, वहाँ से इसका विरोध करें। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।